कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर लिनियन को देखते हैं, जो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। वो पूरी तरह परेशान है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तभी उसका बॉडीगार्ड अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, यंग मास्टर आप चिंता मत कीजिए, चलिए घर चलते हैं। उसी वक्त लिनियन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी उसका सिस्टम चालू हो जाता है। सिस्टम कहता है, गैबिटॉल सिस्टम में आपका स्वागत है। अगर आप किसी को छू कर रखे तो आप उसकी सारी ताकत कॉपी कर सकते हैं। संदाली कहता है, यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, आपने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। लिनियन जवाब देता है, बिल्कुल मत हिलो। फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसने कामयाबी से सारी ताकत हासिल कर ली है। लिनियन के अजीब चेहरे को देखकर संदाली डर जाता है और चिल्लाते हुए भाग जाता है, मेरी इज्जत लूट गई, एक मर्द ने मेरी इज्जत छीन ली। लिनियन अपने मन में सोचता है, मेरी ताकत इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए संदाली का हाथ पकड़ा था और मुझे उसकी सारी ताकत मिल गई। ये दुनिया सच में कमाल की है। वो सिस्टम को और चेक करने का फैसला करता है। संदाली ने उसे पास के एक बार के बारे में बताया था, जहाँ एक लड़की रहती है जो जानवरों की भाषा समझ सकती है। लिनियन उससे मिलने का फैसला करता है। जल्दी ही लिनियन बार के बाहर पहुँच जाता है। एक नौकर पूछता है, यंग मास्टर को क्या चाहिए। लिनियन कुछ पैसे देता है और कहता है, मुझे उस लड़की से मिलना है जो जानवरों की भाषा समझती है। बार का मालिक जवाब देता है, प्लीज 5 मिनट रुकिए, वो अभी आती होगी। संदाली घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर अगर आपको अपनी जान थोड़ी भी प्यारी है तो अंदर मत जाइए, आपकी शादी पक्की हो चुकी है। अगर आपकी होने वाली साली को पता चला कि आप यहाँ हैं तो वो आपकी टांगे तोड़ देगी। थोड़ी देर बाद जानवरों की भाषा समझने वाली लड़की वहाँ पहुँचती है। उसका नाम हितान है। हितान कहती है, मैंने सुना कि यंग मास्टर मुझे ढूंढ रहे थे। लिनियन एक चिड़िया की तरफ इशारा करता है और पूछता है, ये क्या कह रही है। हितान मुस्कुराती है और जवाब देती है, चिड़िया कह रही है कि यंग मास्टर बहुत हैंडसम है, उसने आप जैसा सुंदर इंसान पहले कभी नहीं देखा। लिनियन को लगता है कि वो सच कह रही है। अब मुझे यकीन है कि ये जानवरों की बात समझ सकती है। हितान उसे देखती है और कहती है, यंग मास्टर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। अचानक लिनियन उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से बोलता है, बस थोड़ा सा और, 98%, बस कॉपी होने ही वाला है। तभी कोई लात मारकर दरवाजा खोलता है और लिनियन जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसने 99% पर ही हितान का हाथ छोड़ दिया था, इसलिए वो उसकी ताकत कॉपी नहीं कर पाता। गुस्से में लिनियन चिल्लाता है, किस बेवकूफ की हिम्मत हुई मुझे बीच में रोकने की। वो उसकी होने वाली साली होती है। वो गुस्से से कहती है, मेरे साथ चलो। अपने दिमाग में वो सोचती है, क्या ये आदमी सच में मेरा जीजा बनने वाला है, ये मेरी बहन के बिल्कुल लायक नहीं है। लिनियन चिल्लाता है, तुम कौन हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। वो सोचता है, ऐसा लगा जैसे मैं यूएसबी ड्राइव से कोई फाइल कॉपी कर रहा था और किसी ने 99% पर ही केबल निकाल दी। जूलिन उसे फिर से लात मारती है और कहती है, नाटक करना बंद करो। लिनियन चिल्लाता है, संदाली तुम कहाँ हो, आओ मुझे बचाओ, ये औरत मुझे नहीं छोड़ेगी। जूलिन उसके गले पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। अगर तुम मेरी बहन से शादी नहीं करने वाले होते तो आज मैं तुम्हें अपाहिज कर देती। बाद में लिनियन अपने घर पर उठता है। संदाली उसे हिला रहा था और कह रहा था, यंग मास्टर उठिए। जैसे ही लिनियन उठकर बैठता है उसे बहुत तेज दर्द महसूस होता है, क्योंकि उसकी साली ने पहले उसे लात मारी थी। वो कहता है, संदाली मैं यहाँ वापस कैसे आया। संदाली जवाब देता है, यंग मास्टर जूलिन आपको अपने कंधे पर उठाकर वापस लाई है और मार खाने की वजह से आपके शरीर पर बहुत सारे निशान पड़ गए हैं। लिनियन चिल्लाता है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुमने उस पागल औरत को मुझे पीटते हुए बस देखा। संदाली मजबूरी में जवाब देता है, मैं जूलिन से नहीं लड़ सकता, उनके पास हेवनली क्लास की ताकत है और सबसे जरूरी बात, वो आपकी साली है, मैं उन्हें छू भी नहीं सकता। लिनियन कहता है, शादी, कैसी शादी, वो लड़की कौन है। संदाली समझाता है, यंग मास्टर क्या आप सच में भूल गए, आपकी शादी जू फैमिली की दूसरी बेटी जू लिशा से पक्की हुई है। ये रिश्ता तभी तय हो गया था जब आप बच्चे थे। अगले दिन लिनियन फिर से हितान से मिलने जाता है। वो उसे बताती है कि कैसे उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था। लिनियन दुख जताते हुए कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। हितान उदास होकर जवाब देती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। लिनियन कहता है, इस दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, सबसे जरूरी एक अच्छा दिल होता है और तुम्हारा दिल सच में बहुत अच्छा है। लिनियन की बातें सुनकर हितान का दिल पूरी तरह पिघल जाता है, लेकिन जैसे ही लिनियन उसकी ताकत को 100% कॉपी कर लेता है फिर वहाँ से जाने लगता है। हितान कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब से मैं मेहनत करूंगी और ईमानदारी से पैसे कमाऊंगी। साथ ही वो अपने मन में सोचती है, ये बाकी ग्राहकों से कितने अलग है, उन्होंने यहाँ आने के पैसे दिए लेकिन मेरे जिस्म को छुए बिना मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाया। जैसे ही लिनियन जाने लगा, पास बैठी चिड़िया उसका मजाक उड़ाते हुए चेचाने लगी, कितना बेकार यंग मास्टर है। लिनियन ने पीछे देख के उसे घूरा, तुम भी नहीं बचोगी। जैसे ही वो रोड पर चल रहा था उसे अचानक बेचैनी महसूस हुई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। तभी उसने अपने सामने जूलिन को गुस्से में देखा। उसने तुरंत उसे दीवार से दे मारा, मैंने कल ही तुम्हें सबक सिखाया था और तुम फिर से यहाँ आकर तमाशा कर रहे हो। लिनियन ने घबराते हुए जवाब दिया, मेरा यकीन करो, मैं यहाँ कुछ गलत करने नहीं आया था, मैं किसी जरूरी काम से
आया था। तुम इसे जरूरी काम कहते हो? अगर तुमने ऐसी हरकतें बंद नहीं की तो मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हारा रिश्ता मेरी बहन से तोड़ दूंगी। लिन यन की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम्हें आज ही ये काम कर देना चाहिए। जू लिन ने गुस्से से देखा, ये पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। क्या तुमने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी है? लिन यन ने जवाब दिया, बात मत घुमाओ, हम अभी शादी तोड़ने की बात कर रहे थे। चलो जल्दी से इसका फैसला करते हैं। जू लिन ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। तुम खुद को समझते क्या हो जो मेरी बहन को मना कर रहे हो? लिन यन ने सोचा, आज तो मैं पक्का फिर से पिटने वाला हूँ। लेकिन इस बार उसने उसका हाथ पकड़ लिया और चुपके से अपनी बर्फ वाली ताकत का इस्तेमाल करके उसकी हथेली को धीरे धीरे जमाने लगा। जू लिन के चेहरे का रंग बदल गया। क्या तुम्हारी ताकत जाग गई है? लिन यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और गंभीर होकर कहा, अगर तुम्हारी ताकत जाग गई है तो ढंग से ट्रेनिंग करो, और अगर मैंने तुम्हें फिर कभी उस बार में देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। लिन यन ने सोचा, ये लड़की सच में बहुत डरावनी है, हंसते हुए मुझे अपाइज करने की धमकी दे रही है। जू लिन हैप्पी होकर चली जाती है। फिर लिन यन कहता है, मेरी ताकत जागने पर ये इतनी हैप्पी क्यों हो रही है? जब लिन यन घर वापस आया तो सन दाली ने कहा, मालिक और मालकिन वापस आ गए हैं। उन्हें देख के लिन यन ने सोचा, ये जरूर लिन यन के असली माँ बाप होंगे। इसी में भलाई है कि मैं ऐसा नाटक करूँ जैसे मैं उन्हें नहीं जानता। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं? उसकी माँ हैरान रह गई, क्या मेरा बच्चा पागल हो गया है? सन दाली ने जल्दी से माफी मांगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यंग मास्टर को नहीं बचा पाया। सारी बात सुनने के बाद लिन यन के पिताजी ने कहा, तो हमारे घर पर एक टूटता तारा गिरा था और चोट लगने की वजह से लिन यन की याददाश्त चली गई। लेकिन चलो, अच्छा है कि उसकी हेमनली ताकत जाग गई। सबसे जरूरी बात यह है कि वो ठीक है। उसकी माँ ने उसे सूप देते हुए कहा, इसे पी लो। उसके पिताजी ने प्यार से कहा, बेटा बड़ा बनना जरूरी नहीं है, जिंदगी में सबसे जरूरी सुरक्षित रहना है। लिन यन को एक ऐसा अपनापन महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तो ऐसा लगता है जब कोई परिवार होता है। पिछली जिंदगी में किसी ने भी मुझसे ऐसी बातें नहीं की थी, लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं है कि उनका असली बेटा जा चुका है। मैं असली लिन यन नहीं हूँ। उसके पिताजी ने आगे कहा, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे थे, हमें इस पर फिर से ध्यान देना होगा। उसकी माँ ने हाँ में सिर हिलाया। हमारे लिन परिवार और जू परिवार के बीच का फासला अब बहुत बढ़ गया है, वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। लिन यन ने तुरंत हाँ कहा, हाँ माँ, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। किसी मुसीबत में पड़ने से पहले इस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर है। साथ ही उसने सोचा, चलो कम से कम मुझे रोज जू लिन से पिटना तो नहीं पड़ेगा। उसके पिताजी हंसे, बहुत अच्छे, तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ कर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उसकी माँ मुस्कुराई, मुझे जल्दी ही पोता देखने को मिलेगा। लिन यन घबरा गया, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो अभी सिर्फ 18 साल का हूँ। उसकी माँ ने आराम से जवाब दिया, जब मैं 18 साल की थी तब तुम पैदा हो चुके थे। बाद में लिन यन अकेला बैठकर अपनी ताकत को बढ़ाने के बारे में सोचने लगा। उसने एक नौकरानी को एक भारी बाल्टी उठाए हुए देखा और उसकी मदद करने चला गया। क्योंकि उसने संदाली की ताकत कॉपी की थी, इसलिए बाल्टी उठाना उसके लिए बहुत आसान था। तभी जू लिन वहाँ फिर से आ गई। लिन यन जल्दी से छुप गया। ये मेरे घर पर क्या कर रही है? क्या ये मुझे फिर से डांटने आई है? जू लिन ने कहा, मेरे साथ चलो। जल्दी ही वे दोनों मार्शल आर्ट्स एकेडमी पहुंच गए। वहाँ के डीन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लिन यन की ताकत जाग गई है। जू लिन ने एक तोहफा दिया और याद दिलाया, आपने वादा किया था। डीन ने हाँ में सिर हिलाया। आज से लिन यन हमारी मार्शल एकेडमी का स्टूडेंट है। खूब मेहनत करो और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो। जू लिन, मैं इसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। जू लिन ने पूरे भरोसे के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ढंग से ट्रेन करूंगी। लिन यन ने खुशी से सोचा, मार्शल एकेडमी में आने का मेरा सपना पूरा हो गया और ये सब जू लिन की वजह से हुआ है। जब वे रास्ते पर चल रहे थे तो कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। क्या तुमने सुना? लिन परिवार का वो बेकार बेटा अपनी ताकत जगा चुका है और अब मिस जू लिन खुद उसे ट्रेन कर रही हैं। ये जरूर जू फैमिली का ही फैसला होगा। लिन यन ने सोचा, तो जू लिन मुझे इस वजह से यहाँ लाई थी। शायद वो सच में बाद में मुझसे शादी तोड़ने के लिए कहने वाली है। फिर भी उसने एकेडमी में मेरा दाखिला करवा कर मेरी बहुत मदद की है। जू लिन ने कहा, मैंने पहले जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। लिन यन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुम्हारी बहन का अपना एक घमंड होगा, इसलिए उसने मना कर दिया होगा। जू लिन ने अपना सिर हिलाया। जू फैमिली के किए गए वादे कभी नहीं टूटते। दुनिया में चाहे जो हो जाए, हम जो एक बार कह देते हैं वो करते हैं। लिन यन हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। आमतौर पर लड़की वाले लालची होते हैं और कमजोर लड़के को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल अलग है। जू लिन ने आगे कहा, हम मानते हैं कि तुम्हारी ताकत बहुत देर से जगी है और ये कोई खास भी नहीं लगती, लेकिन आने वाले कल को कोई नहीं जानता। जो आज कमजोर लग रहा है, कल को वो एक बड़ा योद्धा बन सकता है। लिन यन ने अपनी आंखें झपकाई। क्या ये मेरी तारीफ कर रही है? अचानक जू लिन ने उसके पास की दीवार पर मुक्का मारा। मेरी बहन की ताकत 5 बार जाग चुकी है। अगर तुम उसके बराबर खड़े होना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर मैंने तुम्हें फिर से अपना वक्त खराब करते देखा तो मैं तुम पर बिल्कुल रहम नहीं करूंगी। लिन यन ने अंदर ही अंदर आह भरी। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। 2 दिन बाद सिस्टम ने उसे बताया कि उसके पास जितनी ज्यादा ताकत होगी वो उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा और उसकी नई ताकतें भी खुलती रहेंगी। लेकिन इस बढ़ती हुई ताकत को संभालने के लिए उसे एलिमेंटल एनर्जी पर काबू पाना होगा। लिन यन बड़बड़ाया, किताब में लिखा था कि मुझे अपने आसपास से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। मैं इस गर्मी में 2 दिन
दिन से अपनी बर्फ वाली ताकत की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है जैसे मेरा दिमाग पिघल रहा है। जैसे ही उसने आम तरीके से एक केतली को छुआ, वह तुरंत टूटकर बिखर गई। मैंने तो बिल्कुल जोर भी नहीं लगाया था। फिर उसने बिना किसी मेहनत के एक भारी मेज को उठा लिया। भले ही मैं अपनी बर्फ वाली ताकत की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी शारीरिक ताकत भी बढ़ गई है। एक ताकत को बढ़ाने से दूसरी ताकत भी बढ़ जाती है। ये तो सच में कमाल है। तभी जूलियन वहाँ आ गई। मुझे पता था तुम यहीं होगे, अपने कपड़े उतारो। लिनियन घबरा गया। मैं ऐसे बेशर्मी वाले काम नहीं करता। मैं तुम्हारी बहन से शादी करने वाला हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकती? बिना किसी देरी के जूलियन ने अपनी बर्फ वाली ताकत का इस्तेमाल किया और उस पर हमला कर दिया और उसे जबरदस्ती मुश्किल ट्रेनिंग करवाने लगी। कुछ देर बाद वह आराम से बाहर आई और बोली, आज के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, मैं कल फिर आऊंगी। लिनियन लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आया। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। संदाली ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर, आप तो कमाल हैं। आप एक ही परिवार की 2 लड़कियों को अपना दीवाना बना रहे हैं। तो मेरी भाभी कौन बनेगी, जूलिशा या जूलिन? लिनियन ने उसे धीरे से थप्पड़ मारा। फालतू बातें बंद करो। दीदी जूलिन तो बस मेरी ट्रेनिंग में मदद कर रही हैं, संदाली ने जवाब दिया। फिर भी दीदी जूलिन आपके साथ काफी अच्छी हैं। लिनियन ने अपनी आंखें घुमाई। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। जब भी कोई मुसीबत आती है, तुम सबसे पहले भागते हो। संदाली ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैं उनसे नहीं लड़ सकता। लिनियन ने बात बदली। कल तुम मेरे साथ चिंग्यान ब्यूरो चल रहे हो, संदाली ने पूछा। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, हम हमेशा मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकते। हम वहाँ काम के लिए अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं। अगले दिन वे दोनों चिंग्यान ब्यूरो पहुंचे। लिनियन ने आसपास देखा और सोचा, ये जगह काफी आरामदेह लगती है। मेरे माँ बाप ने सच में मेरे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढी है। अंदर एक मामले की सुनवाई चल रही थी। एक दुखी पिता ने गुहार लगाई, कृपया मेरी बेटी का नाम साफ कीजिए और हमारे परिवार की इज्जत बचाइए। आरोपी आदमी ने कहा, कल मैंने उस लड़की को काम पर रखा था और उसे पैसे दिए थे। आज वो मेरे घर में मरी हुई मिली। इससे मेरा क्या लेना देना? मैं हमेशा अपने काम करने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। कृपया मेरा नाम साफ कीजिए। लड़की के पिता ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेटी एक अच्छी लड़की थी। उसे तब मारा गया जब वो खुद को बचा रही थी। उसका नाम साफ कीजिए। मौत के बाद उसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। ये तो मास्टर कीनू का बेटा है। जज एक आम इंसान के लिए किसी अमीर परिवार से दुश्मनी लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जज ने फैसला सुनाया, हम ये तय नहीं कर सकते कि ये खून है या खुदकुशी। किंग कॉन्ग का इस मौत से कोई सीधा ताल्लुक होने का सबूत नहीं है। ये मामला यहीं खत्म किया जाता है। जैसे ही वो फैसला सुनाने वाला था, लिनियन आगे बढ़ा। इस लड़की ने खुदकुशी नहीं की है। अगर उसने खुद को फांसी लगाई होती तो उसके पैर कमजोर और ढीले पड़ गए होते, लेकिन उसके पैर अभी भी तनाव में है। इसका मतलब उसे फांसी पर लटकाने से पहले ही मार दिया गया था। और खुदकुशी के मामलों में जीभ बाहर निकल आती है और चेहरा नीला पड़ जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखा। लोग हैरान रह गए। तो ये एक खून था? कोर्ट के मुखिया ने अपना हाथ उठाया। खामोश रहिए। इस शक की वजह से किंग कॉन्ग को कुछ वक्त के लिए हिरासत में रखा जाएगा। कोर्ट की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। किंग कॉन्ग ने आराम से कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि इंसाफ होगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लड़की के पिता ने शुक्रगुजार होते हुए लिनियन के पिताजी के आगे सिर झुकाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरी बेटी का नाम साफ हो गया। लिनियन ने सादगी से जवाब दिया, मैंने तो बस वही किया जो मैं कर सकता था। बाद में किंग कॉन्ग छूट गया और लिनियन के पास आया। लिनियन ने माथे पर बल लाते हुए कहा, तुम तो बड़े होशियार हो। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे छूट गए? किंग कॉन्ग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मुझे 2 घंटे तक बंद रखा गया। जब तक मैं तुम्हारी 2 पसलियां नहीं तोड़ देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लिनियन ने आराम से पूछा, क्या तुम लड़ना चाहते हो? मार्शल एकेडमी के अंदर लड़ना मना है। किंग कॉन्ग ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम रूल्स को अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम भूल गए हम एकेडमी के बाहर हैं। जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसका शरीर अचानक बर्फ की तरह जम गया। किंग कॉन्ग ने बचने की कोशिश की। जूलियन, हम एकेडमी के अंदर नहीं लड़ सकते, मुझे जाने दो। जूलियन गुस्से से आगे बढ़ी। क्या तुम अभी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे कि हम एकेडमी के बाहर हैं? फिर उसने किंग कॉन्ग को जोर से लात मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। जूलियन ने गुस्से से कहा, इसे एक वार्निंग समझो। अगर तुमने फिर से ऐसी कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किंग कॉन्ग ने लिनियन को गुस्से से घूरा और कहा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन जूलियन तुम्हें बचाने के लिए हमेशा यहाँ नहीं होगी। उसके जाने के बाद लिनियन ने पूछा, वह कौन सी एबिलिटी यूज कर रहा था? जूलियन ने जवाब दिया, उसके पास स्टोन एलिमेंट की एबिलिटी है। जब तुम अपनी दूसरी एबिलिटी को जगा लोगे तो वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। लिनियन ने अपने मन में सोचा, मुझे जल्द से जल्द और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। उस रात जब लिनियन घर जा रहा था तो संदाली ने कहा, यंग मास्टर, आप इतनी देर तक क्यों पढ़ रहे थे? हम घर बहुत देर से जा रहे हैं। लिनियन ने जवाब दिया, मैंने पहले मार्शल एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए मैं बाकी स्टूडेंट से बहुत पीछे हूँ। मुझे और मेहनत करनी होगी। अचानक लिनियन को पास में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। क्योंकि उसने हितान की स्किल कॉपी की थी, इसलिए वो उसकी बात समझ सकता था। कुत्ता कह रहा था, गली में कोई छुपा हुआ है, वो वहाँ बहुत देर से बैठा है। तभी एक कुनाई तेजी से लिनियन की तरफ आई। संदाली उसके आगे कूदकर उसे रोक दिया। एक असासिन ने तुरंत संदाली पर हमला कर दिया, लेकिन उसने उस हमले को बचा लिया। संदाली ने सोचा, ये आदमी शैडो टेक्निक्स यूज कर रहा है। लिनियन चिल्लाया, संदाली चलो भागें। संदाली ने हिम्मत से जवाब दिया, यंग मास्टर आप पहले जाइए, मैं इसे रोकता हूँ। उसने अपनी ताकत बढ़ाई और उस असासिन को एक जोर का मुक्का मारा। लिनियन ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, तुमने तो यह लड़ाई बहुत जल्दी खत्म कर दी। संदाली मुस्कुरा उठा, बिल्कुल यंग मास्टर, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन अचानक संदाली नीचे गिर गया। एक जहरीली कुनाई उसके कंधे में लगी थी। लिनियन संदाली को उठाकर घर लाया और परेशानी से पूछा, अभी तक हॉस्पिटल से कोई क्यों नहीं आया? उसके पिता ने गंभीरता से पूछा, क्या तुमने हाल ही में किसी से दुश्मनी ली है? लिनियन ने सोचा, क्या यह किंग कॉन्ग हो सकता है? तभी
एक नौकर ने बताया। यंग मास्टर, मेडिकल सेंटर से मिस बाई शांग आई हैं। लिन यन ने कहा, जल्दी से उन्हें अंदर आने दो। डॉक्टर बाई ने अंदर आकर पूछा, जख्मी शख्स कहाँ है? लिन यन ने घबराते हुए पूछा। संदाली ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर बाई ने आराम से जवाब दिया, चिंता मत करो, उसकी चोट ज्यादा गहरी नहीं है। उन्होंने संदाली पर अपनी हीलिंग स्पेल्स का इस्तेमाल किया। काम पूरा करने के बाद उन्होंने कहा, इसे थोड़े आराम की जरूरत है, लेकिन मैंने जहर निकाल दिया है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। लिन यन ने कहा, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जब वह जाने लगी, लिन यन ने सोचा, इनका इलाज करने का तरीका कमाल का है, मुझे किसी भी तरह इनकी हीलिंग एबिलिटी को कॉपी करना होगा। उसी वक्त जूलिन वहाँ आई। लिन यन ने जल्दी से बताया, मुझ पर हमला हुआ था, संदाली मुझे बचाते हुए जहर का शिकार हो गया, मिस बाई ने उसका इलाज किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जूलिन ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं बस तुम्हारी खैरियत जानने आई थी। लिन यन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इसके पीछे किन कांग का हाथ हो सकता है? जूलिन ने ना में सिर हिलाया। किसी नोबल को मारना एक बड़ा जुर्म है। तुम्हारे और किन कांग के बीच का झगड़ा इतना बड़ा नहीं था कि वह अपने पूरे खानदान को खतरे में डाले। लिन यन ने ध्यान से सोचा, अगर यह किन फैमिली नहीं है तो जरूर कोई पुराना दुश्मन होगा जिसे पुराने लिन यन ने परेशान किया होगा। सीन बदलता है। किन फैमिली की हवेली में किन कांग गुस्से में घूम रहा था। लिन यन, तुम बस रुको, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। अचानक उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। कौन है वहाँ? इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक परछाई ने उस पर हमला किया और वह तुरंत मारा गया। अगले दिन लिन यन ने यह खबर सुनी तो किन कांग से हमें जल्द ही मिलना था, लेकिन हम अगली सुबह ही मिल गए। उसने सोचा, क्या मेरी भाभी ने उसे मार दिया? वह कल उस पर बहुत गुस्सा थी। वहीं दूसरी तरफ जूलिन सोच रही थी, क्या लिन यन ने छुपकर किन कांग को मरवाने के लिए किसी को भेजा था? कोर्ट में ऑफिशियल्स ने बताया, किन कांग को आधी रात को एक ही वार में मार दिया गया था। कोर्ट के हेड ने बताया, सब कुछ साफ है, कातिल वो औरत थी। लिन यन ने पूछा, कौन सी औरत? एक ऑफिसर ने समझाया, एक फीमेल असासिन जिसके पास कैमोफ्लाज की एबिलिटी है, वह गायब हो सकती है और कोई निशान नहीं छोड़ती। मारने का तरीका उसके पुराने केसेस से बिल्कुल मिलता है। लिन यन की आंखें चमक उठी। एक असासिन जो गायब हो सकती है, यह तो कमाल है, काश मैं उसकी एबिलिटी कॉपी कर पाता। कोर्ट के हेड ने आगे कहा, किन कांग पर वांगसी नाम की एक लड़की के खून का आरोप था, लगता है उस असासिन ने यह खबर सुनी और रातों रात उसे मार दिया। लिन यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। यह तो किसी हीरो का काम लगता है। उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, मेरा मतलब है उस क्रिमिनल ने किन कांग को निशाना क्यों बनाया? कोर्ट के हेड ने समझाया, कल एक चोर ने कबूल किया कि उसने एक घर में घुसकर वांगसी नाम की नौकरानी पर हमला किया था। उसी दौरान उसने उसे मार दिया। यह असासिन सिर्फ उन्हें निशाना बनाती है जो पैसे और ताकत के दम पर सजा से बच जाते हैं। किन कांग ने भी ऐसी ही चालाकी की थी, इसीलिए वह उसका अगला निशाना बन गया। लिन यन ने धीरे से कहा, वांगसी के साथ बहुत बुरा हुआ, वह मर गई और उसका कातिल लगभग सजा से बच ही गया था। कोर्ट के हेड ने फैसला सुनाया, अब यह केस आम नहीं रहा, अब इसे एबिलिटी ब्यूरो संभालेगा। जैसे ही लिन यन ब्यूरो से बाहर आया, एक भीड़ उसके आसपास जमा हो गई। यह वही जवान लड़का है जिसने कल अंकल वोंग की मदद की थी। अंकल वोंग ने शुक्रगुजार होते हुए आगे बढ़कर कहा, आपने मेरी बेटी का नाम साफ कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया ये शकरकंद स्वीकार करें। एक और आदमी ताजा बन लेकर आया, मैंने यह खास तौर पर आपके लिए बनाए हैं। लिन यन ने सिर हिलाया, मैं ये नहीं ले सकता। तभी एक गंजे आदमी ने ध्यान से कहा, मैं अंकल वोंग को 10 साल से जानता हूँ, उन्होंने अपनी बेटी को पालने के लिए बहुत मेहनत की थी, वह नाइंसाफी से मरी और उस पर झूठा आरोप भी लगाया गया। आप जैसे नोबल का उसके लिए खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। अंकल वोंग ने गुजारिश की, कृपया इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें, आजकल ऐसे ईमानदार अफसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लिन यन वहाँ खामोश खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में पहली बार उसे सच्ची इज्जत मिली है, उसके खानदान की वजह से नहीं बल्कि उसके कामों की वजह से। लिन यन ने कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन कृपया अब आप सभी अपने घर वापस चलें। उनके जाने के बाद उसने वन ब्यूरो के बाकी स्टाफ को दे दिए और कहा, मैं यह सब अकेले नहीं खा सकता, इसे सब में बांट दो और टोकरी दुकानदार को वापस कर दो। ब्यूरो के स्टाफ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्रिया यंग मास्टर। लिन यन ने जू लिन को भी एक बन दिया, लेकिन उसने ना में सिर हिला दिया, मुझे भूख नहीं है, वैसे तुम एक अच्छे इंसान हो। यह सुनकर लिन यन को अजीब सा अनकंफर्टेबल फील हुआ। वह बड़बड़ाया, मुझे दूसरों को अच्छे इंसान का कार्ड देना पसंद है, खुद लेना नहीं। जूलिन परेशान दिखी, उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा। जैसे ही लिन यन आगे बढ़ा, उसने पास में एक आवारा कुत्ता देखा। अपनी एबिलिटी की वजह से वह उसके दिमाग की बात समझ सकता था। कुत्ता सोच रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, काश मुझे अभी एक चिकन लेग मिल जाए। तभी उसे एक मजेदार खुशबू आई। लिन यन ने पहले ही उसे एक चिकन लेग दे दिया था। कुत्ते ने उसे जल्दी जल्दी खा लिया। लिन यन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे साथ घर चलो, मैं वादा करता हूँ कि तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तुम्हारे पीले बाल और तुम्हारी किस्मत को देखकर मैं तुम्हें येलो ब्रो बुलाऊंगा। जूलिन ने अपनी भौहें चढ़ाई, क्या तुम सच में एक आवारा कुत्ते को पाल रहे हो? लिन यन ने जवाब दिया, इसे कमजोर मत समझो, ये मेरी जान बचाने वाला कुत्ता है। अपने दिल में उसने सोचा, मेरी लैंग्वेज एबिलिटीज के साथ मैं इसका इस्तेमाल पूरे शहर से खबरें इकट्ठा करने के लिए कर सकता हूँ। ब्यूरो के अंदर कोर्ट के हेड ने पूछा, ये बन कहाँ से आए? गार्ड्स ने जवाब दिया, शहर के लोगों ने हमें दिए हैं, वे वांगसी के केस में मिले इंसाफ से बहुत खुश हैं। कोर्ट के हेड ने गुस्से से देखा, उस कैदी को मेरे पास लाओ जिसने वांगसी की मौत का जुर्म कबूल किया था। एक और गार्ड हिचकिचाया, हुजूर, किन कांग तो पहले ही मर चुका है, अब हम किस चीज की जांच कर रहे हैं? कोर्ट के हेड ने ठंडे दिमाग से कहा, जिस आदमी ने जुर्म कबूल किया है उसे सजा ए मौत दी जाएगी। वह शायद हीरो बनने के लिए आगे आया था, एक बार वह चला गया तो यह केस ऑफिशियली बंद हो जाएगा। सिर्फ किन कांग का मरना काफी नहीं है, हमें वांगसी की बेगुनाही को पूरी तरह साबित करना होगा। कातिल को सजा देकर ही सच में इंसाफ होगा। इस बीच लिन यन घर पर कल्टीवेशन कर रहा था। जूलिन ने
कहा, आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है, ज्यादा ट्रेनिंग करना ठीक नहीं है, तुम पहले ही बहुत जल्दी सीख रहे हो। लिन यन लेट गया और ठंडी सांस ली। स्पेशल एबिलिटीज की ट्रेनिंग करना थका देने वाला काम है, मैं थक गया हूँ और मुझे भूख लगी है। जूलिन ने जवाब दिया, अच्छे से आराम करो, मैं कुछ दिनों में फिर आऊंगी। उसके जाने के बाद लिन यन की माँ चुपके से अंदर आई। क्या तुम सो रहे हो? अभी नहीं माँ, उन्होंने संदाली से पूछा था। उसने मुझे बताया कि एबिलिटीज की प्रैक्टिस करने में बहुत एनर्जी लगती है, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाया है। लिन यन ने जवाब दिया, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी माँ। उन्होंने कहा, तुम मेरे बेटे हो, अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इसे चक्कर बताओ कि कैसा बना है। सिर्फ खुशबू से ही लिन यन के मुंह में पानी आ गया। खाते हुए उसने कहा, यह बहुत स्वादिष्ट है, शुक्रिया माँ। उन्होंने प्यार से कहा, मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम कुछ भी खाना चाहते हो तो बस मुझे बता देना। लिन यन इमोशनल हो गया। अपनी पिछली जिंदगी में मैं या तो बाहर खाता था या इंस्टेंट नूडल्स पर गुजारा करता था। 2 जिंदगियां जीने के बाद आज मैं पहली बार अपनी माँ के हाथ का बना खाना खा रहा हूँ। आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगा। बाद में गेस्ट रूम में संदाली यहाँ वहाँ घूम रहा था। लिन यन ने डांटा, क्या डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं कहा था? संदाली ने जवाब दिया, मेरी चोट ठीक हो गई है, अगर मैं लेटा रहा तो बोर हो जाऊंगा। लिन यन ने कहा, तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए, अगर मेरे माँ बाप ने उन्हें वक्त पर नहीं बुलाया होता तो तुम मर सकते थे। संदाली ने गंभीरता से कहा, मेरा फर्ज आपकी हिफाजत करना है यंग मास्टर, अगर ऐसा करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। लिन यन ने कहा, ये हीरो जैसी बातें बंद करो, जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ तुम सबसे पहले भागते हो। संदाली ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि जू मिस आपको कभी सच में नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तभी बाहर से आवाजें आई, कुछ नौकर रुकने की गुजारिश कर रहे थे। लिन यन बाहर आया। माँ, पिताजी क्या चल रहा है? उसकी माँ ने समझाया, कल रात तुम्हारे पिताजी और मैंने अपने खर्चे के बारे में बात की थी। हमारे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं और हम इतने सारे नौकरों का खर्चा नहीं उठा सकते। हम उन्हें कुछ पैसे देने का प्लान बना रहे हैं ताकि वे कहीं और आराम से रह सकें। कुक ने आगे बढ़कर कहा, मैडम कृपया मुझे यहाँ काम करने दें, मैं आपकी कुक बनकर ही रहना चाहती हूँ। एक और नौकर ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कहीं और नए सिरे से शुरू करना मुश्किल होगा, मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी इस परिवार की सेवा में बिताऊं। यहाँ तक कि संदाली ने भी कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा, चाहे आप मुझे पैसे न दें। लिन यन ने आसपास देखा और इमोशनल हो गया। एक असली परिवार ऐसा ही होता है। भले ही एक मीटियोर ने बाहर से घर को बर्बाद कर दिया, लेकिन इसने अंदर के रिश्ते को नहीं तोड़ा। यहाँ आना कोई श्राप नहीं था, ये एक आशीर्वाद था। बाद में उसने ध्यान से सोचा, बिना पैसों के जीना मुश्किल है, मुझे पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सड़क पर चलते हुए उसने 2 लोगों को बात करते सुना। क्या लोग पागल हैं? वे इस गर्मी में बाहर क्यों हैं? बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या तुमने सुना? पूरे शहर में बर्फ खत्म हो गई है, यहाँ तक कि पवेलियंस भी बहुत गर्म हो रहे हैं। लिन यन की आंखें चमक उठी। शहर में बर्फ खत्म हो गई है, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। जल्दी ही वह संदाली के साथ एक रेस्टोरेंट में गया। कैशियर ने शिकायत की, गर्मी बढ़ती ही जा रही है, ये मौसम कब खत्म होगा? कैशियर ने पूछा, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? लिन यन ने आराम से जवाब दिया, मैं यहाँ खाने नहीं आया हूँ, मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है। ऐसा कहते हुए उसने पास रखे एक बर्तन के पानी को आराम से बर्फ बना दिया। तो यंग मास्टर, आपके पास आइस एबिलिटी है, इस गर्मी में आइस एलिमेंट का इस्तेमाल करके पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन 10 सिल्वर कॉइन्स बहुत कम होंगे। लिन यन ने आराम से पूछा, तो आप क्या कीमत सजेस्ट करते हैं? मैनेजर ने जवाब दिया, कम से कम 50 सिल्वर कॉइन्स। लिन यन मुस्कुराया, आप यू पवेलियन से हैं, आप जरूर अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। मैनेजर अजीब तरीके से हंसा, यंग मास्टर क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप यहाँ हमारा कुआं यूज करने आए हैं और अब आप हमसे ही पैसे मांग रहे हैं। लिन यन ने कंधे उचकाए, लगता है आपको मुझसे बर्फ की जरूरत नहीं है। मैनेजर ने तुरंत अपनी बात सुधारी, अगर आप लगातार बर्फ दे सकते हैं तो हम आपको हर दिन 10 टेल्स दे सकते हैं। लिन यन ने नामे सिर हिलाया, इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, किसी के पास बर्फ नहीं है और हर जगह दाम बढ़ रहे हैं। मेरी एबिलिटी से आप इससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। 10 सिल्वर कॉइन्स बहुत कम है, कम से कम 50। थोड़ी देर रुकने के बाद मैनेजर मान गया, ठीक है, हर दिन 50 सिल्वर कॉइन्स, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप सिर्फ यू पवेलियन को ही बर्फ देंगे। अगर आप सिर्फ हमें ही बेचेंगे तो आपको हर दिन लगातार पेमेंट मिलती रहेगी। लिन यन ने अपनी भौहें चढ़ाई, अगर मैं सिर्फ एक ही जगह बर्फ दूं तो कीमत बढ़नी चाहिए। मैनेजर ने जल्दी से कहा, सिर्फ 50 सिल्वर कॉइन्स ही नहीं, अगर आप ज्यादा बर्फ देंगे तो आपको 5 गुना बोनस भी मिलेगा। लिन यन मुस्कुराया, अब यह हुई ना सही बात। दिन खत्म होने तक लिन यन ने 300 सिल्वर कॉइन्स कमा लिए थे। मैनेजर ने खुशी से कहा, कृपया कल फिर आइएगा। यंग मास्टर, संदाली ने हैरत से धीरे से कहा, एक दिन में 300 सिल्वर कॉइन्स, काश हम हर दिन इतना कमा पाते। लिन यन ने जवाब दिया, सपने देखना बंद करो, जैसे ही मौसम ठंडा होगा हमारी कमाई कम हो जाएगी। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें फिर से जूलिन मिली। लिन यन ने शक करते हुए पूछा, मैं बार बार तुमसे ही क्यों मिल जाता हूँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? जूलिन ने उसकी बात को इग्नोर किया और पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है? लिन यन ने तुरंत अपनी थैली छुपाने की कोशिश की, क्या तुम नहीं जानते कि हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है? जूलिन ने सीधे पूछा, तुम्हें कितने चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। लिन यन हिचकिचाया, अगर मैंने तुमसे पैसे लिए तो लोग लिन फैमिली को नीचा दिखाएंगे, अपनी मेहनत से पैसे कमाना ज्यादा बेहतर है। वह थोड़ा रुका, लेकिन मदद लेना भी गलत नहीं है, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। आखिर में उसने पैसे ले लिए। उसने सोचा, अगर जू फैमिली ने मुझे छोटे रेस्टोरेंट्स में काम करके पैसे कमाते हुए देख लिया तो वे जरूर यह शादी तोड़ देंगे। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक औरत को भीख मांगते देखा, कृपया मेरी मदद करें, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। बिना सोचे लिन यन ने उसे एक कॉइन दे दिया। उस औरत ने शुक्रगुजार होते हुए कहा, आका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। जूलिन ने कहा, कैपिटल में भीख मांगने वाले ज्यादातर लोग धोखेबाज होते हैं। लिन यन ने आराम से जवाब दिया, उस एक कॉइन से हम एक वक्त का खाना भी नहीं खरीद सकते, लेकिन इससे
किसी की जान बच सकती है। तुम जैसे भी देखो, उस कॉइन की अपनी एक वैल्यू है। फिर वह सन दाली की तरफ मुड़ा। हमें कुछ कपड़े खरीदने चाहिए। आंट वोंग के पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। जूलिन ने पूछा, आंट वोंग कौन है? उसने कहा, हमारी कुक। जूलिन ने पूछा, तुम अपने नौकरों के लिए कपड़े खरीद रहे हो? लिन यन ने गंभीरता से जवाब दिया, हमारी फैमिली की मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। मेरे लिए लिन मैंशन का हर एक सदस्य परिवार की तरह है। जूलिन ने खामोशी से उसे देखा और कुछ नहीं कहा। बाद में वे एक रेस्टोरेंट में गए। लिन यन ने कहा, जूलिन क्या तुम नहीं खाओगी? खाना बहुत स्वादिष्ट है। उसने जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा तुम कभी कभी लालची और बेशर्म लगते हो, फिर भी तुम दिल के अच्छे और ध्यान रखने वाले हो। कुल मिलाकर तुम्हें एक अच्छा इंसान कहा जा सकता है। लिन यन ने ठंडी सांस ली। तुम मुझे फिर से अच्छे इंसान का कार्ड दे रही हो? उसने परेशान होकर पूछा, ये अच्छे इंसान का कार्ड क्या होता है? लिन यन ने सोचा, वह आमतौर पर मुझे डांटती है, लेकिन आज वह सच में मेरी तारीफ कर रही है। जूलिन ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि उस कार्ड का क्या मतलब है, लेकिन जब मेरी बहन कैपिटल से वापस आएगी तो मैं पिताजी से तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगी। लिन यन के गले में खाना लगभग अटक ही गया। जब वे घर वापस आए तो संदाली ने दरवाजा खटखटाया। यंग मास्टर बाहर आइए। लिन यन ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ लोग आए हैं। बाहर खड़े लोगों ने बताया, लॉर्ड पिंग्यान के बेटे लिन यन को तुरंत महल में आना होगा। जूलिन ने लिन यन के माँ बाप को भरोसा दिलाया, अंकल आंटी आप चिंता मत कीजिए, उन्हें जरूर किसी सरकारी काम के लिए बुलाया गया होगा। महल में एक गार्ड ने ठंडे ढंग से कहा, तुम्हारा काम बर्फ बनाना है, फालतू के सवाल मत पूछो। लिन यन ने सोचा, मेरी साली तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? एक बड़े खानदान की बेटी होना बिल्कुल शाही परिवार जैसा होता है। मैं तो बस एक छोटा अमीर हूँ, इसलिए मुझे यह सब काम दिए जाते हैं। गार्ड गुस्से में बोला, क्या तुम काम करने से मना कर रहे हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? लिन यन ने जल्दी से कहा, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मेरी ताकत थोड़ी कमजोर है, मैं उतनी बर्फ नहीं बना सकता। गार्ड ने पक्के ढंग से कहा, चिंता मत करो, बड़े अफसरों ने सब कुछ चेक कर लिया है, तुम्हें इस काम को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जल्दी ही उन्हें एम्प्रेस के सामने लाया गया। उन्होंने इज्जत से अपना सिर झुकाया। एम्प्रेस ने पूछा, यह लड़का कौन है? एक गार्ड ने जवाब दिया, महारानी जी आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, मार्शल एकेडमी के जिन स्टूडेंट्स के पास बर्फ की ताकत है उन्हें रानियों के लिए बर्फ बनाने के लिए बुलाया गया है। एम्प्रेस ने लिन यन को ध्यान से देखा, तुम योंगमिंग पैलेस के लगते हो। उसी वक्त उनकी गोद में बैठी बिल्ली आलस से बोली, एम्प्रेस बहुत भारी लग रही है। जानवरों की भाषा समझने की ताकत की वजह से लिन यन को उसकी बात साफ समझ आ गई। मेरी यह ताकत सच में बहुत काम आ रही है। फिर एम्प्रेस ने कहा, जाओ और अपना काम करो और यहाँ के किसी भी नौकर को परेशान करने की हिम्मत मत करना। गार्ड ने जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए, हम बस बर्फ बनाएंगे और चले जाएंगे। लिन यन ने अपने मन में सोचा, यह एम्प्रेस तो बहुत गुस्से वाली लगती है, मुझे बस अपना काम खत्म करना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। जल्दी ही लिन यन ने बर्फ जमाना शुरू कर दिया। उसने सोचा, बिना छुए बर्फ बनाना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगता है। मैं सुबह से बिना रुके काम कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। तभी एक नौकर उसके पास आया और बोला, मिस्टर लिन यन, मैं आपके लिए कुछ अंगूर लाया हूँ, आप सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए थोड़े खा लीजिए। लिन यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंगूर खाते हुए उसने सोचा, इस दुनिया में आने से पहले जो अंगूर मैंने खाए थे वे इनके सामने कुछ भी नहीं थे, यह उनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। फिर उसने पास खड़े गार्ड्स की तरफ देखा। उन्होंने बताया, एम्प्रेस और बाकी रानियां यह अंगूर नहीं खाती हैं, इसलिए कंसोर्ट शू इन्हें इनाम के रूप में दे देती हैं। लिन यन ने पूछा, आप लोग काफी देर से मेरे पीछे घूम रहे हैं, क्या आपको भी थोड़े चाहिए? गार्ड ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं यंग मास्टर। थोड़ी देर बाद लिन यन ने पूछा, मैनेजर ली, क्या मैं जान सकता हूँ कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? अगर किसी महल में कोई परेशानी हो तो मुझे पहले ही बता देना ताकि मैं तैयार रहूं। मैनेजर ली ने जवाब दिया, अब हम रुडोंग पैलेस जा रहे हैं। राजा की पत्नी कंसोर्ट डेई पहले वहाँ रहती थी, लेकिन कुछ समय पहले उनकी मौत हो गई। अब वहाँ प्रिंसेस मिंगी रहती हैं। संभल कर रहना, उनका गुस्सा बहुत तेज है। जब वह महल पहुंचे तो गार्ड ने आवाज लगाई, प्रिंसेस मैं उस स्टूडेंट को लाया हूँ जो बर्फ बना सकता है। लिन यन एंड प्रिंसेस ने एक दूसरे को देखा। प्रिंसेस ने गुस्से से देखा और कहा, यह आदमी बहुत अजीब लगता है। उनके पास खड़ी एक नौकरानी ने धीरे से कहा, प्रिंसेस आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रिंसेस ने ठंडी सांस ली, ठीक है अपना काम करो और उसके बाद चले जाओ। लिन यन ने गुस्से में सोचा, इन औरतों को क्या दिक्कत है? एम्प्रेस, रानियां और उनके बच्चे सब के सब बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उसने धीरे से मैनेजर ली से पूछा, क्या प्रिंसेस ने अपनी ताकत को जगा लिया है? मैनेजर ली ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ उनकी ताकत आग की ताकत है। लिन यन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उनकी ताकत मेरी ताकत से बिल्कुल उल्टी है, मुझे उनके आसपास सावधान रहना होगा। दिन ढलने के साथ उन्होंने कई और जगहों का चक्कर लगाया। आखिर में मैनेजर ली ने कहा, अब हम 9वीं रानी के महल जा रहे हैं। थके हुए लगते हुए लिन यन ने धीरे से कहा, क्या मेरी ऐसी हालत देखकर आपको थोड़ी भी दया नहीं आती? लिन यन को इतना थका हुआ देखकर मैनेजर ली को भी बुरा लगा। चिंता मत करो, हमने आपके लिए कुछ बहुत अच्छे तोहफे तैयार किए हैं। उन्होंने लिन यन को एक क्रिस्टल दिया, यह एक यूएन क्रिस्टल है। वो उसके फायदे बताने लगे, लेकिन लिन यन ने बीच में ही रोक दिया, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैनेजर ली ने बताना जारी रखा, यह महाराज की तरफ से एक तोहफा है क्योंकि आपने अभी अभी अपनी ताकत को जगाया है, इसलिए यह यूएन क्रिस्टल आपकी कल्टीवेशन के खतरों को दूर करेगा और आगे की ताकत को जगाने में मदद करेगा। हालांकि लिन यन ने क्रिस्टल ले लिया, लेकिन वह साफ तौर पर खुश नहीं था। बाद में पूरी तरह थका हुआ लिन यन आखिरकार महल से बाहर निकला। चलते हुए वह बड़बड़ाया, उन्होंने तो आज मुझे लगभग मार ही डाला था। पीछे से मैनेजर ली ने आवाज दी, भूलना मत यंग मास्टर, आपको कल फिर आना है। परेशान होकर लिन यन ने अपना हाथ हिलाया, ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर भी उसने सोचा, चलो कम से कम मुझे 15 क्रिस्टल्स तो मिले, नहीं तो आज का दिन पूरी तरह बेकार जाता। जब वह थोड़ा आगे बढ़ा तो जूलिन अचानक उसके सामने आ गई। जूलिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया,
दिया, मैं तुम्हारे लिए पैसे लाई हूँ। लिन यन ने मना किया, मैं ये कैसे ले सकता हूँ, काम तो तुमने किया था। जू लिन ने जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में थमा दिए, नखरे मत करो और इसे रख लो। ठंडी सांस लेते हुए लिन यन ने उसे ले लिया। अब मुझे समझ आया कि कुछ लोग बिना काम किए इतने आराम से कैसे रह लेते हैं, यह तो सच में काफी मजेदार है। फिर उसने पूछा, वैसे तुम मुझे लेने क्यों आई? जू लिन का चेहरा गंभीर हो गया। जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है और तुम्हारा गार्ड बहुत कमजोर है, इसलिए मैं आई हूँ। तभी वह डम्पलिंग्स बेचने वाले एक स्टॉल के पास से गुजरे। लिन यन ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो डम्पलिंग्स खाते हैं। जू लिन ने जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। उसकी बात को इग्नोर करते हुए लिन यन स्टॉल पर गया। भैया 3 प्लेट डम्पलिंग्स दे दो। जू लिन इतने सारे खाने को घूरकर देखने लगी और पूछा, क्या तुम सच में यह सब खा लोगे? लिन यन ने अकड़ कर कहा, मैंने पूरे दिन महल में काम किया है, इस वक्त तो मैं इस पूरी दुकान को खा सकता हूँ। जब वह खा रहा था तो जू लिन को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने पीछे घूमकर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ कोई आस पास ही है, मुझे सावधान रहना होगा। खाना खत्म करने के बाद जू लिन ने पूछा, क्या तुम्हारा हो गया? लिन यन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ। अब मेरे अंदर पूरी ताकत आ गई है, जो कोई भी मेरे सामने आने की हिम्मत करेगा मैं उसे हरा दूंगा। इसी बीच पास की एक छत पर 2 आदमी उन्हें देख रहे थे। पहले आदमी ने धीरे से कहा, अगर वह लड़की इसके साथ न होती तो आज मैं इस लड़के को मार देता। दूसरे ने जवाब दिया, वह हमेशा इसके साथ नहीं रहेगी, कभी ना कभी तो हम इसे अकेला पकड़ ही लेंगे। अगले दिन लिन यन ने सोचा, एक बार जब एकेडमी खुल जाएगी तो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होगा, क्या मुझे तब भी इंपीरियल पैलेस आना पड़ेगा? 2 घंटे बाद वह वापस अपने काम पर था। गार्ड्स ने उसकी तारीफ की, मिस्टर लिन यन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वह बहुत जल्दी बर्फ बना लेते हैं और हमें आइसक्रीम भी देते हैं। लेकिन उनके सीनियर ने मजाक उड़ाया, सिर्फ इसलिए कि एक बच्चे ने तुम्हारी थोड़ी मदद कर दी, तुमने उसे अपना समझना शुरू कर दिया। किसी को जाते हुए देखकर लिन यन ने पूछा, मिस्टर जू आप कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर जू ने जवाब दिया, एक नया केस आया है, मैं क्राइम सीन पर जा रहा हूँ। लिन यन ने कहा, इतनी जल्दी मत जाइए, इस वक्त बहुत गर्मी है, मुझसे थोड़ी बर्फ ले लीजिए और हम दोनों साथ में क्राइम सीन पर चलते हैं। लेकिन जैसे ही लिन यन ने उसे देने की कोशिश की, बर्फ उसके हाथ से फिसल कर गिर गई। जल्दी ही लिन यन वांग परिवार के आंगन में पहुंचा, जहाँ एक आदमी की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। किंग फैन ने सीन को देखा और कहा, यहाँ की नीली ईंटें काफी ढीली हैं और मरने वाले के टखने पर चोट है, जहाँ वह गिरा वहाँ से खून बहने लगा। मेरे हिसाब से वह चल रहा था जब उसका पैर एक टूटी हुई ईंट पर पड़ा, वह फिसला, उसका सिर पत्थर से टकराया और उसकी मौत हो गई। यह साफ तौर पर एक हादसा है। मिस्टर वांग के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। पास ही एक नौकर रोया, मालिक आप हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इसी बीच लिन यन पास ही बैठी एक चिड़िया से धीरे धीरे बात कर रहा था। फिर उसने अचानक कहा, सब लोग रुक जाओ, यह कोई हादसा नहीं है, मिस्टर वोंग का खून हुआ है। किंग फैन ने गुस्से से देखा, मिस्टर लिन हर बात के लिए सबूत चाहिए होता है, अभी तक के सारे इशारे और सबूत यही बताते हैं कि मिस्टर वांग की मौत गिरने से हुई है, आपके पास क्या सबूत है कि यह एक खून है? लिन यन ने आराम से जवाब दिया, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। किंग फैन गुस्से से बोले, हम किसी की जिंदगी और मौत की बात कर रहे हैं, कृपया मजाक मत कीजिए। लिन यन ने भीड़ में खड़े एक आदमी की तरफ इशारा किया, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो उस आदमी से पूछताछ कीजिए, सच सामने आ जाएगा। जिस आदमी की तरफ लिन यन ने इशारा किया था वह अचानक भागने की कोशिश करने लगा। किंग फैन ने तुरंत अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने का हुक्म दिया। वह आदमी चीखा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। किंग फैन लिन यन की तरफ घूमे, मिस्टर लिन यन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि वही खूनी है? लिन यन ने आराम से जवाब दिया, यह तो बस एक अंदाजा था। सीन बदला और इंपीरियल कोर्ट का दिखाया गया। कोर्ट के मुखिया ने कहा, तो तुम्हारे मुताबिक लिन यन ने सिर्फ किस्मत के भरोसे यह अंदाजा लगाया? किंग फैन ने हाँ में सिर हिलाया, वह तो यही कहता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उसने कैसे अंदाजा लगाया। खूनी ने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा था, मुझे लगता है कि उसने जरूर किसी ऐसी जरूरी चीज पर ध्यान दिया होगा जिसे मैंने छोड़ दिया। कोर्ट के मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, मजेदार है, बहुत मजेदार है। कहीं और लिन यन को अचानक छींक आई। उसने अपने आप से बड़बड़ाया, पता नहीं मेरे बारे में कौन बात कर रहा है। तभी उसने एम्प्रेस को गुस्से में चिल्लाते हुए सुना, तुम लोग मेरी प्यारी वाइटी का इलाज तक नहीं कर सकते, क्या तुम जानते हो कि यह कितना बड़ा जुर्म है? लिन यन ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या चल रहा है, मुझे चलकर देखना चाहिए। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एम्प्रेस गार्ड्स पर बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी। लिन यन ने कहा, महारानी जी कृपया इन्हें माफ कर दीजिए, एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे दवाइयों की थोड़ी समझ है, शायद मैं वाइटी को चेक कर सकता हूँ। एम्प्रेस ने मजाक उड़ाया, इंपीरियल मेडिकल एकेडमी की बाई शांग जो एक जीनियस डॉक्टर है, वह भी इसका इलाज नहीं कर पाई, तुम्हारी क्या औकात है? लिन यन ने आराम से जवाब दिया, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ या नहीं यह तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। वाइटी धीरे से रोई, मेरा पंजा बहुत दर्द कर रहा है। लिन यन ने सोचा, अब मुझे समझ आया कि क्या दिक्कत है। बाई शांग ने पूछा, मिस्टर लिन क्या आपको कुछ अंदाजा है कि क्या हुआ है? वाइटी ने रोनी आवाज में म्याऊ किया, मेरे पंजे में एक सुई घुसी हुई है, कृपया इसे निकाल दो। लिन यन ने प्यार से उसके पंजे को देखा और ध्यान से एक छोटी सुई निकाल दी। तुरंत ही वाइटी खुश हो गई और मजे से खेलने लगी। एम्प्रेस ने घबराकर पूछा, वाइटी क्या तुम ठीक हो? वाइटी ने खुशी से म्याऊ किया, जिसका मतलब था कि अब उसे बहुत अच्छा लग रहा है। एम्प्रेस ने अपने सेवकों की तरफ घूमकर कहा, मिस्टर लिन को इनाम के रूप में मेरा हेयर पिन दे दो और यहाँ बाकी सभी को भी इनाम दो। उस शाम थके हुए लिन यन ने चैन की सांस ली, आखिरकार काम खत्म हो गया। मैनेजर ली ने उसे याद दिलाया, कृपया कल समय पर आ जाना। तभी बाई शांग उसके पास आई और उसे रोका। लिन यन ने कहा, मिस बाई शांग क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती थी? उसने हाँ में सिर हिलाया, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने वाइटी को कैसे ठीक किया? लिन यन ने जवाब दिया, मैंने कोई खास तरीका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बस ध्यान दिया। उसने हैरत से पूछा, ध्यान
ध्यान दिया? उसने समझाया। हाँ। वाइटी अपना पंजा मोड़कर बैठी थी और बहुत दर्द में लग रही थी। मुझे शक हुआ कि उसके पंजे में चोट है, इसलिए मैंने उसे चेक किया। बाईशांग ने धीरे से ठंडी सांस ली। लगता है मैं आपके जितनी काबिल नहीं हूँ। लिनियन ने अपना सिर हिलाया। जानवर बोल नहीं सकते, इसलिए वे अपनी परेशानी साफ साफ नहीं बता सकते। खुशकिस्मती से मेरे घर पर बहुत सारी बिल्लियां हैं और मैं उनके साथ बहुत खेलता हूँ, इसलिए मैं उसके बर्ताव को समझ पाया। मिस शांग, आपको अपनी काबिलियत पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। बाईशांग ने मुस्कुराया। आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे आपने मेडिकल की पढ़ाई की है। लिन यन ने सादगी से जवाब दिया। ऐसा नहीं है, मुझे दवाइयों की बस थोड़ी सी समझ है। मैं आपके जितना काबिल बिल्कुल नहीं हूँ। वह धीरे से हंसी। मैं अपनी जादुई ताकत पर भरोसा करती हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखने पर भरोसा करते हैं। अगर आपके पास मेरी जैसी ताकत होती तो आप मुझसे भी अच्छे डॉक्टर बन सकते थे। लिन यन की आंखें चमक उठी। सच में? मिस बाईशांग, क्या आप मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं? वहाँ से जाते हुए उसने कहा, मैं आमतौर पर इंपीरियल मेडिकल एकेडमी में रहती हूँ, आप कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं। लिन यन ने हाथ हिलाकर कहा, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। तभी जूलिन वहाँ आई और मजाक करते हुए बोली, लगता है तुम फिर से किसी को परेशान कर रहे हो। लिन यन ने जल्दी से जवाब दिया, कम से कम मुझे सफाई देने का एक मौका तो दो। फिर उसने थोड़ा झुककर उसे वह हेयर पिन तोहफे के रूप में दे दिया। जूलिन हैरान दिखी। तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? लिन यन ने कहा, एम्प्रेस ने मुझे यह इनाम में दिया था, लेकिन मेरे यह किसी काम का नहीं है। तुमने मेरी इतनी मदद की है। यू पवेलियन में रोज मेरे लिए पैसे कमाए हैं और मुझे ट्रेनिंग भी दी है। कृपया मेरी तरफ से इसे एक छोटे से तोहफे के रूप में रख लो। जूलिन हिचकिचाई, ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। लिन यन ने उसे वापस डिब्बे में रखना शुरू किया। ठीक है, फिर मैं इसे किसी और को दे दूंगा। उसने जल्दी से उसे रोका। ठीक है, मैं इसे अपनी बहन की तरफ से रख लेती हूँ। लिन यन अपने मन में मुस्कुरा उठा। यह अपनी बहन को सच में बहुत मानती है। जब वे रास्ते पर चल रहे थे, लिन यन ने सोचा, इतने सारे एलिमेंटल क्रिस्टल्स को अपने अंदर लेने के बाद मेरी ताकत काफी बढ़ गई है। अब मैं बहुत जल्दी बर्फ बना सकता हूँ। अचानक दो तगड़े आदमी उसके पास आए। मिस्टर लिन, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। जल्दी ही लिन यन को एक बड़ी हवेली में लाया गया। उसने पूछा, यह सब दिखावा क्यों? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिस आदमी ने उसे बुलाया था वह आगे आया। मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे तियानजन पवेलियन को बर्फ सप्लाई करो। यू पवेलियन तुम्हें जो भी कीमत देता है मैं